हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके कुछ सैंपल आंसर जो एक अकाउंटेंट से पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अकाउंटेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन से आते हैं। तो उसको एक वीडियो के अंदर लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको मल्टीपल सीरीज में आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके सैंपल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एक अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। एक अकाउंटेंट की जो सीवी तैयार करी जाती है उसमें क्या सब एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और कुछ बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो सबसे पहले फटाफट हम लोग शुरू करते हैं कि एक अकाउंटेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है एजुकेशन की। देखो, एजुकेशन के अंदर एक अकाउंटेंट 12 पास करके भी आप अकाउंटेंट बन सकते हो। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जनरली देखा जाए तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में आपको बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग यानी बीकॉम आपको चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की भी जरूरत हो सकती है। कहीं कहीं पे क्राइटेरिया होता है कि आपको सीए, सीएस, सीएमए भी होना जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक अकाउंटेंट के पास क्या सब नॉलेज और स्किल सेट होनी चाहिए। देखो, अकाउंटिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए अकाउंटेंट को। उसके अलावा उसको फिनेंशियल रीड करना हो आना चाहिए। उसको कुछ बेसिक टैक्सेशन के रूल्स जैसे कि टीडीएस के रूल्स पता होने चाहिए, और जो रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन है, जैसे इंडिया में बात करें तो जीएसटी है। कंपनी के लिए बहुत सारे कंपनी एक्ट 2013 है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन की बेसिक आइडिया होनी चाहिए, एक अकाउंटेंट से उम्मीद करी जाती है। इसके अलावा बात करें तो एक अकाउंटेंट को कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। अब आपको समझना होगा कि देखो, आप एज अ अकाउंटेंट जब काम करते हो तो आपको अपने कलीग के साथ एज अ ग्रुप में काम करना होता है। आपको क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी होती है। तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का आइडिया होना चाहिए कि कैसे बात करी जाए, क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए। अब वो जो होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स रिटेन और मौखिक यानी वर्बल, दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। हमने ये पता कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अब हम देखेंगे इंटरव्यू प्रोसेस। अब देखो, आप इंटरव्यू प्रोसेस देखे होंगे, दो टाइप के इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। एक तो वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है, इन पर्सन इंटरव्यू हो सकता है। अब देखो, कोरोना से पहले जनरली अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू होता था वो इन पर्सन इंटरव्यू ही होता था। बट कोरोना के बाद वर्चुअल इंटरव्यू के चांस बढ़ने लगे, जहां पे आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू हो सकता है। तो आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी होगी। अब क्या सब खास बातें ध्यान रखनी है? तो वर्चुअल इंटरव्यू के केस में आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आपको टेलीफोनिक है तो फिर आपको देखना होगा कि नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर वीडियो कॉल के थ्रू है तो इंटरनेट कनेक्शन, वेब कैम, माइक्रोफोन, ये सब आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल इंटरव्यू में भी आपको प्रोफेशनली ड्रेसअप होना चाहिए। आपको अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए, और आपका बॉडी लैंग्वेज और माइंड बहुत ही अच्छे से आपको प्रेजेंट करना चाहिए अपने बॉडी लैंग्वेज को। ठीक है, अब बात करते हैं इन पर्सन इंटरव्यू। यहाँ पे भी आपको प्रोफेशनली ड्रेस रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको, अगर आपका इन पर्सन इंटरव्यू है तो आपको कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेके जाने पड़ते हैं। जैसे कि सीवी आपको ले जाना पड़ सकता है। सीवी तो आपको ले जाना पड़ेगा, उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी, अगर आपको लिखा हुआ हो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लाना है तो वो भी आपको लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि इन पर्सन इंटरव्यू में आपको टाइम पे, आपको 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज पे तो आपको इन पर्सन हो चाहे वर्चुअल हो, आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अब बात कर लेते हैं एक अकाउंटेंट का सीवी कैसा होना चाहिए। एक अकाउंटेंट सीवी बनाते समय किन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो बेसिक नेम, एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब होनी चाहिए। उसके साथ ही कैरियर ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने सैंपल दिया है कि ये कैरियर ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं आपके रिज्यूम के अंदर कुछ कोर कंपिटेंसी एंड स्किल सेट होनी चाहिए। ये क्या होता है सर?
आपके पास क्या स्किल्स है, नॉलेज है, वो लिखी होनी चाहिए। जैसे कि एक अकाउंटेंट से क्या उम्मीद करी जाती है, उसको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फाइनेंस के रूल्स पता होना चाहिए, इनकम टैक्स का आइडिया होना चाहिए कि इनकम टैक्स का रेट यानी टीडीएस का क्या सब रेट है, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग वगैरह का आइडिया होना चाहिए, टैली की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस जैसे उसको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब चलाना आना चाहिए, आउटलुक कैसे ईमेल करी जाती है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग यानी अगर आप अपने कोर कंपिटेंसी में दिखाते हो कि मुझे सोशल नेटवर्किंग भी आती है, यानी कि आप सोशल नेटवर्किंग की बात करो तो लिंक्डइन, फेसबुक ये सब चलानी आती है, तो ये सब आपके कोर कंपिटेंसी में आ जाता है। जैसे इंटरनेट एप्लीकेशन हो गया, आपके पास जो भी नॉलेज है और स्किल्स है उसको आपको इसके अंदर रखनी चाहिए कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तब तो वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होगा एज अ फ्रेशर, बट अगर आपने पहले कहीं पे काम कर रखी है तो फिर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप जो जो काम करे हैं, जिस जिस कंपनी में काम करे हैं, वो आपको डिटेल्स देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए एकेडमिक डिटेल्स की, तो आपने जो भी आप 12 किए हो, आपने बीकॉम करी है, आपने एमकॉम करी है, या किसी प्रोफेशनल डिग्री आपने आपने लिया है, तो वो सब डिटेल्स इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपने कितना परसेंटेज ऑब्टेन किया वो भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर एकेडमिक के अलावा अगर आपने कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है तो वो भी लिखे। जैसे आप अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, कोई अकाउंटिंग का कोर्स आपने किया हो, तो वो सब बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, और क्या क्या लैंग्वेज आप जानते हो। अब देखो ये मैंने आपको सैंपल बताया, इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप अपने नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह का सीवी एक अकाउंटेंट का होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, जैसे ही आप का इंटरव्यू की शुरुआत होगी तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर जो पूछेगा वो पूछेगा अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब उस केस में क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वहां पे वो अपने बारे में यानी अपने फैमिली के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। उनका फोकस रखता है कि वो उनका क्या इंटरेस्ट है, बट आपको आपको जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो है पहले से प्रिपेयर करके जाना है। आप कौन सा इंटरव्यू दे रहे हो इस पर डिपेंड करता है। देखो इंटरव्यू जब आप देने जाते हो उससे पहले आपको अगर ये पता रहता है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या लिखा है, क्या क्या एक्टिविटी आपको आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से काम करने हैं, इस बात को ध्यान में रख के आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ प्रिपेयर करना है। अब इसमें मैंने कुछ बातें आपको दिखाया हूं जो क्या होना चाहिए। आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि मेरा नाम क्या है, आई एम एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम अ फ्रेशर, ठीक है। बट आप बोल सकते हो कि आई एम अ फ्रेशर बट हमें हमारे पास अकाउंटिंग और टैक्सेशन का कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ठीक है। उससे आप शुरुआत करोगे। उसके बाद अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड हाईलाइट करना है कि आपने क्या कर रखी है, जैसे आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या फिर जो कुछ भी आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पहले से है, आपने कुछ काम कर रखे हैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका भी आपको डिटेल्स देनी है कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेशन या कोई स्पेशलाइज स्किल्स कर रखी है तो वो भी आपको बताने की जरूरत होती है। और सबसे खास बात, आप जब अपने बारे में बताओगे तो जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। उससे कनेक्ट, अगर आपके पास मान के चलो कोई ऐसा स्किल सेट है जो उस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उसको बताने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्किल्स वहां यूज नहीं हो रहा है तो फिर बताने से कोई फायदा नहीं होगा। इंटरव्यूअर उस पर ध्यान नहीं देगा। इंटरव्यूअर उस स्किल सेट पे ध्यान देगा जो उसके लिए रिलेवेंट हो, जो काम के लिए उसका उस स्किल से उसको फायदा मिले। तो आपको इस बात को ध्यान में रख के अपने बारे में बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन। सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में मैंने एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपका सीवी में आपने जो कुछ भी स्किल सेट लिखे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आइडिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दिए और आपने जो सीवी में जो बातें लिखी है उसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो। तो ऐसा भूल कभी नहीं करना, क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद आपको इंटरव्यूअर पूछता है आपके सीवी में से।
उसके बाद वो बात करेंगे टेक्निकल क्वेश्चन। अब देखो टेक्निकल क्वेश्चन अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आज मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में और भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट का रूल्स। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बोला जाएगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, बोला जाएगा कि मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से क्या रूल्स है, ठीक है, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे बनाए जा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या है। फटाफट मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि देखो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स होता है वो दो अप्रोच में बांटा गया है। एक तो पुराने जमाना का अप्रोच है जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी ट्रेडिशनल अप्रोच बोला जाता है, दूसरा है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अगर बात करें ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे अकाउंट्स को तीन भाग में बांटा गया है। ध्यान से सुनना, ट्रेडिशनल रूल्स में आपको अकाउंट्स को तीन भाग में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी पर्सन या किसी कंपनी को बिलोंग करता है। रियल अकाउंट किसी वस्तु को बिलोंग करता है, किसी एसेट को बिलोंग करता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेज और इनकम रेवेन्यू को बिलोंग करता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट्स का रूल है कि डेबिट हम उसको करेंगे जो रिसीवर जो है उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या होता है, सारे खर्चे एंड लॉस को डेबिट करते हैं, सारे इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच का, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट। अब देखो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन का भी रूल्स बोला जाता है, इसको मॉडर्न रूल, और आप बोल सकते हो अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट्स को हम लोग पांच भाग में बांटते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेज, एसेट एंड रेवेन्यू, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आप क्लियर बोल सकते हो, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेज, ए फॉर एसेट, आर फॉर रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या रूल्स है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक ही मिनट में मैं बता दूंगा। अब देखो कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, ये जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। और एसेट और एक्सपेंसेस के लिए उल्टा होता है, एसेट एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब देखो इसका डिटेल में अगर आपको जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आपको वीडियो दे दूंगा, जहां पे मैंने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में आपको दिक्कत है तो आप वो क्लासेस करके आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू पर पूछ सकता है वो है कैश अकाउंटेज अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल अकाउंटिंग। अब देखो कैश अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पे कैश के लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई क्रेडिट का लेन देन होता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अक्रूवल में ऐसा नहीं होता है, हम कैश से संबंधित लेन देन और जो क्रेडिट से संबंधित लेन देन है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। फटाफट देख लेते हैं। कैश अकाउंटिंग में हमने क्या बोला कि जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेज होता है, जब कैश रिसीव करते हैं, पेड करते हैं तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे फोकस होता है, ना कि रेवेन्यू कितना कमाए हैं, एक्सपेंसेस कितना अर्न किए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो ये जो कैश अकाउंटिंग होता है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज नहीं होता है, ये छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल इसका यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग। देखो कंपनी क्लियरली बोला है कि आपको अक्रूवल अकाउंटिंग ही फॉलो करनी है। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी एक छोटा कंपनी भी क्यों ना हो, लेकिन वो अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करती है। अक्रूवल अकाउंटिंग का क्या नियम है, देखो रेवेन्यू जब आप कमाते हो, खर्चा जब आप करते हो, तो आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। आपको इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि कब पैसा आया है कब पैसा गया है। पैसा चाहे बाद में आए पहले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका ट्रांजेक्शन हुआ है आपको रिकॉग्निशन करनी चाहिए। अब ये जो अक्रूवल अकाउंटिंग है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग प्रिंसिपल के रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर बात करें, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली तीन टाइप के फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिटेल होता है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती है एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हमें बताता है कि आपके एसेट कितने हैं, आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको सारे कैश और कैश इक्विवेलेंट की जानकारी मिलती है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो की जानकारी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मिलती है। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि टेक्निकल क्वेश्चन की। अब आगे मैं इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट आपको सबसे नेक्स्ट पार्ट आने से पहले आपको काम क्या करना है कि आपको बताना है कि आज का जो मैंने आपको वीडियो दिया इससे आपको क्या सीखने को मिला, आपके लिए रिलेवेंट है भी या नहीं है वो जरूर बताना, तब मैं नेक्स्ट एपिसोड इसका लाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।